लिखो। थ्योरी में अच्छा है कैलकुलेशन में, सुनने में अच्छा लगता है क्वांटम फिजिक्स के बारे में वो सब। जो कोर्स में नहीं है वो अच्छा ही लगेगा, जो कोर्स में है वो नहीं अच्छा लगेगा। लिखे क्वेश्चन, अ 4 मीटर लैडर, a 4 meter ladder leans against a 4 meter ladder leans against a frictionless wall at an angle 30 degree। ये तो नहीं दिया, रुको देखूं। एक मिनट रुक जाओ। हॉरिजॉन्टल से है। हाँ, तो कहाँ लिखे थे आप? अ लैडर leans against a frictionless wall at an angle 30 degree with the horizontal at an angle 30 degree with the horizontal mass of the ladder is 10 kg. Mass of the ladder is 10 kg. A human of mass 70 kg, a human of mass 70 kg stands 1 meter up the ladder. A human of mass 70 kg stands 1 meter up the ladder. What is the minimum coefficient friction? Minimum coefficient of static friction लिखना. What is the minimum coefficient of static friction between the floor and the ladder? What is the minimum friction coefficient between the floor and the ladder? 4 मीटर, लैडर 4 मीटर है। मैन 1 मीटर ऊपर खड़ा है। लैडर का मास 10 केजी है, मैन का 70 केजी है। What is the minimum coefficient of static friction between the floor and the ladder such that the ladder does not slip? Such that the ladder does not slip. स्लिप नहीं होगा तो रोटेशन नहीं होगा, रोटेशन नहीं होगा ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगाएं और म्यू का मिनिमम वैल्यू मान ले, निकाल ले। बेसिकली इक्वालिटी लेके सॉल्व करेंगे आप। उत्सव और सौम्यन देखो ऊपर है क्या, उनको भेज दो।
ठीक है।
करेंगे तो 0.48। ठीक है, आप यहीं पे आंसर छोड़ दोगे। मुझे आपको इसमें तरीका सिखाना था, फोर्स बैलेंस करना है, टॉर्क बैलेंस करना है। मैंने टॉर्क सी के अबाउट 0 करा है क्योंकि सी से दो फोर्सेस पास हो रहे हैं। आया राजन ने? नहीं, कहाँ गलत कर दी? अच्छा, टॉर्क देखो कैसे कैसे किया है। ये डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। एंगल कितना दिया है आपको? 30 डिग्री। तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? cos 30। तो 70 g के टॉर्क के साथ डिस्टेंस कितना होगा? 1 cos 30। इसका खुद का ग्रेविटी कहाँ लगेगा? मिड पॉइंट पे। 2 मीटर है, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 2 cos 30 10 g के साथ। ये दोनों रोटेशन कैसे आएंगे? एंटी क्लॉकवाइज। और इसका n2 का टॉर्क कैसा आएगा? क्लॉकवाइज। n2 से ये डिस्टेंस कितना होगा? टोटल 4 था, ये 4 cos 30, ये 4 sin 30, या यही करना है बस। मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रखा है। और यहाँ से n2 का वैल्यू आया, और यहाँ पे भी n2 का वैल्यू कितना है? म्यू इंटू 800। मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया, या आप उसी n2 को तो आप म्यू इंटू 800 रखते यहाँ पे। हाँ, मैंने 2 से डिवाइड भी कर दिया, तो ये 5g हो जाता 50, और ये 75g 35g हो जाता, तो होता 350। तो ये है मेथड। आप दोनों लोग सुनो। 70 kg का मास, 70 kg का आदमी 1 मीटर ऊपर लैडर पे खड़ा है। लैडर का खुद का मास 10 kg है, लेंथ 4 मीटर है। ये वाली वॉल स्मूथ है, ये वाला रफ है। इसका पूछा था कि मिनिमम म्यू कितना हो ताकि रॉड स्लिप ना करे। तो फोर्स बैलेंस, टॉर्क बैलेंस, यही दो काम करना है। टॉर्क मैंने सी के अबाउट बैलेंस किया क्योंकि सी के अबाउट दो फोर्सेस हैं। ठीक है। वर्टिकली फोर्स बैलेंस करेंगे। एक्स में फोर्स बैलेंस करोगे तो एक्स में क्या लग रहा है? राइट में n2, और लेफ्ट में क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है कि एक्स में भी जीरो हो, वाई में भी जीरो हो। तो एक्स में ये n2 किसको बैलेंस करेगा? फ्रिक्शन को। वाई में n1 सिर्फ रॉड होती तो रॉड के मास को बैलेंस करता। अब आदमी भी खड़ा है तो उसका भी तो mg नीचे लगेगा, तो दोनों के mg को n1 बैलेंस करेगा, और n1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 800 80g या 800 न्यूटन। आया समझ में? यही करना है आपको। चलो आगे, अगला क्वेश्चन है। एक रॉड दिया हुआ है, रॉड में दो फोर्सेस लगते हुए दिखाए हैं। ऊपर में लग रहा है 20 न्यूटन, नीचे में लग रहा है 30 न्यूटन। ये डिस्टेंस गिवन है। टेन सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस गिवन है 20 सेंटीमीटर। थोड़ा टू स्केल नहीं है, पर ठीक है। इस एंड को हमने ए बोला है,
पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पूछा है ए के अबाउट अगर रॉड को इक्विलिब्रियम में रखना है तो कितना फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएं, कितनी दूर लगाएं एंड ए से। ये जो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है दिस इज फ्रॉम एंड ए, इसको भी ऐड कर लीजिएगा। ये है कंप्लीट क्वेश्चन। डायरेक्शन तो फोर्स देख के भी बता सकते हो, कहाँ लगाना चाहिए, ऊपर की तरफ या नीचे। नीचे कितना फोर्स लग रहा है 30, ऊपर कितना लग रहा है 20। नेट फोर्स किस डायरेक्शन में है नीचे, तो उसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो हम एक्सटर्नल फोर्स कहाँ लगा देंगे ऊपर, तो इनका डिफरेंस कितना है 10, तो आप ऊपर 10 न्यूटन लगाओगे। अब कहीं पे भी x डिस्टेंस मान के F फोर्स ऊपर लगा दो 10 न्यूटन का, कितना 70 पे एंड ए से। सेंटीमीटर में ही आंसर दे दो। मतलब 1 मीटर लेंथ का रॉड का लेंथ नहीं दिया है, ये दो डिस्टेंसेस दिए हैं, आपसे पूछा है एंड ए से कितनी दूर लगाएं। क्वेश्चन वही चेंज करके बोल देगा 20 के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से कितना दूर लगेगा, 30 से। सेम डायनामिक्स है, सेम स्टेप्स है। अब आपको नहीं पता फोर्स कहाँ लगाना है, आप कहीं भी लगा दो। आप यहाँ पे फोर्स एफ लगा दो और आप कह दो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाए एक्स, यही आपको आंसर में मिल जाएगा। अब नेट टॉर्क 0 होना है, फॉर नेट टॉर्क टू बी 0 हम लिख सकते हैं नेट टॉर्क ए के अबाउट, तो जो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा दैट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, और इसको भी आप कर ले अबाउट एंड ए। कैसा फोर्स कैसा रोटेशन देगा, 20 न्यूटन ऊपर लग रहा है, कैसा देगा 20 न्यूटन एंटी क्लॉकवाइज ऊपर लग रहा है। ये 30 न्यूटन कैसा देगा क्लॉकवाइज, और ये एफ भी कैसा देगा ऊपर लग रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो दो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, एक क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज वाला टॉर्क कितना है 30 इंटू 30 सेंटीमीटर। एंटी क्लॉकवाइज वाले दो टॉर्क्स हैं 20 इंटू 10 सेंटीमीटर प्लस एफ का वैल्यू कितना आया 10 इंटू एक्स सेंटीमीटर। 10 से ही डिवाइड कर दो, आंसर ही आ जाना चाहिए। अच्छा पूछ लेता 20 सेंटीमीटर से कितना दूर फोर्स लगाते, आप ऐसा ही करके x का वैल्यू कितना दे देते 60। 20 से कितना दूर पूछा था कि f लगे, तो उसका आंसर कितना हो जाता 60। आपसे पूछता कि 30 से कितना दूर लगे 40। ठीक है।
आ रहा हूँ उसी पे। रोहित कहाँ तक कर लिए? हो गया। ये आपका अगला क्वेश्चन है। ऐसे बनाइएगा। इसका मास दिया है m, लेंथ दिया है l, ये डिस्टेंस है l/4। इसको लेफ्ट वाले को बोला है हमने स्ट्रिंग 1, इसको हमने बोला है स्ट्रिंग 2। आपसे यही बोला है अभी रोटेशन नहीं कर रहा है, आगे यही सिलेंडर रोटेट करते नीचे आएगा तो उसका आपको एक्सीलरेशन पूछ लेंगे या उसका एंगुलर एक्सीलरेशन पूछ लेंगे, वो अलग क्वेश्चन है। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा के बाद यहाँ पे बोला है सिलेंडर अगर इक्विलिब्रियम में है, एंड टू एंड बांधते तो टेंशन आधा आधा हो जाता, अगर दोनों एंड पे बांधते तो वो इजी क्वेश्चन है कि दोनों एंड पे अगर रस्सी से बांध दिया और इक्विलिब्रियम में है, मास m है, तो टेंशन कितना, उस केस में इक्वल होगा। अब थोड़ा सा लेंथ इधर भी निकल रहा है तो टेंशन इक्वल नहीं होगा। फिर से वही करना है, कैपिटल M और उसका लेंथ है L। तो आप एक बार फोर्स बैलेंस करेंगे, एक बार आप टॉर्क बैलेंस करेंगे। कितना आया mg/3? किसमें, T1 या T2? इसमें यही कह रहे हो? तो दूसरा फिर 2 mg/3 ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों मिलके तो mg को ही बैलेंस करेंगे। वही आ रहा है। इस रस्सी में ऊपर टेंशन कितना होगा, T1। इसमें ऊपर टेंशन कितना लेंगे आप, T2। और रॉड के सेंटर पे क्या लगेगा नीचे, mg। आप जब फोर्स इक्वेट करोगे, समेशन ऑफ फोर्सेस इन y डायरेक्शन, x में तो फोर्स है नहीं, y में जब हम जीरो करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी T1 + T2 = mg। और जब आप इस लेफ्ट वाले एंड को आप कह दे एंड A, और जब आप टॉर्क =0 करेंगे अबाउट A, तो आप लिख सकते हो क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बोथ अबाउट एंड A। यहां बताएं A के अबाउट किसका टॉर्क नहीं आएगा, T1 का नहीं आएगा। mg का टॉर्क कैसा आएगा, mg कैसे रोटेट करवाएगा, क्लॉकवाइज। और ये T2 कैसे रोटेट करवाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क को आप एंटी क्लॉकवाइज के बराबर पुट कर दें। ये mg कितने डिस्टेंस पे लगेगा, L/2, वो सेंटर ऑफ मास पे ही लगेगा। तो mg का टॉर्क कितना आएगा जो क्लॉकवाइज आएगा, mg × L/2।
और जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा वो किसका आएगा, T2 का। और अगर ये L/4 दिया है तो T2 कितने डिस्टेंस पे लग रहा होगा, तो T2 इंटू 3L/4, ये दोनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए। यहां से कितना आ जा रहा है, तो यहां से आपको मिल जाएगा T2 इज इक्वल टू 2mg/3, और T2 मिल गया तो T1 और T2 मिलके mg बना रहे हैं, तो आप लिख सकते हो कि फिर देयरफॉर T1 का वैल्यू हो जाएगा mg/3। आए आंसर्स, यही सीखना है आपको। अगले क्वेश्चन का डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ, यही लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। कितने बजे तक क्लास बोली गई थी, बस ये लास्ट ही क्वेश्चन है। फिर इसके बाद टॉपिक भी चेंज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम के यही सब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। अभी याद दिलाना ये देना है, क्यों क्या होता है, इस क्यों का जवाब तो नहीं है मेरे पास। अरे डिस्टर्ब मत करो, रॉड नहीं बन पा रही सही से। शाका लागा बूम बूम वाली पेंसिल होती ना तो इससे रॉड निकाल के धोता मैं आप लोगों को। पूरा बचपन बीत गया यही सोचते सोचते कि काश ये पेंसिल होती तो आग ही लगा देते। हर पेंसिल दुकान से खरीदते थे ना, यही ख्याल आता था कि काश ये शाका लागा बूम बूम वाला गलती से आ जाए आपके पास, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, पोपट अलग हो गया। क्या डोरेमोन, अच्छा पीछे जहाँ पे आपने पिन सपोर्ट के बारे में लिखा था ना कि ट्रांसलेशन अलाउ नहीं करता है और रोटेशन अलाउ करता है, वहां जाके एक बात लिखनी है आपको। और क्या राजन्ना, क्या लिखना चाहिए, हाँ जरा यहां पहुंचे, जहां पर भी आपने पिन सपोर्ट लिखा है वहां पे एक पॉइंट आपने और ऐड करनी है जिसका इस क्वेश्चन में यूज है। अब ये ट्रांसलेशन प्रोहिबिट करने के लिए प्रोवाइड्स नॉर्मल रिएक्शन इन 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, इसका यूज है अभी जो क्वेश्चन दिया हूं उसमें पिन सपोर्ट में। तो 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। दोनों नॉन जीरो हो ऐसा नहीं है, कोई एक जीरो भी हो सकता है। जैसे इसी केस में मान लो कि एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आएगा और दूसरा कहां आएगा, राइट में, तो इसको बोलेंगे NX, इसको बोलेंगे NY। अगर इक्विलिब्रियम होना है तो टॉर्क बैलेंस करके तो हमने ये कंडीशन निकाली, फोर्स बैलेंस करके क्या निकालेंगे, NY का वैल्यू कितना हो जाएगा, नीचे में mg भी लगेगा, F1 प्लस mg के बराबर हो जाएगा NY, और NX कितना हो जाएगा, क्योंकि और कोई फोर्स है नहीं तो वो जबरदस्ती आएगा नहीं, क्योंकि वो अगर लगने लगा तो वो नॉन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बात लिखें, उसको भी ऐड कर ले अपने डायग्राम में साइड में।
हमने मान लिया वो सेंटर पे ही है, d1 d2 इक्वल है। लिख लिए, प्रोवाइड्स नॉर्मल इन 2 डायरेक्शंस। अब आते हैं इस सवाल पे जो हमने आपको दिया था, किधर गया वो? अच्छा है पेज नीचे अभी। क्वेश्चन है, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय द पिन सपोर्ट एंड टेंशन इन द स्प्रिंग। क्वेश्चन यही है। स्ट्रिंग में टेंशन और पिन कितना नॉर्मल रिएक्शन देगा। स्ट्रिंग में आप मान ले टेंशन T है, एक नॉर्मल ऊपर मान ले Ny, दूसरा नॉर्मल x में मान ले Nx, और इसके सेंटर पे, रॉड के सेंटर पे नीचे क्या लगेगा, Mg। टेंशन के दो कंपोनेंट्स खींचो जरा, अंदर की तरफ कंपोनेंट कितना आ जाएगा, T cos थीटा। देख लेते हैं। तो Nx का वैल्यूज, नेट फोर्स अलोंग x जीरो करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, राइट में लग रहा है Nx और लेफ्ट में क्या लग रहा है, T cos थीटा। और अगर y में हम फोर्स बैलेंस करें तो हमें मिल जाएगा Ny इज इक्वल टू Mg प्लस, सॉरी, Ny प्लस T साइन थीटा इज इक्वल टू Mg। अभी T खुद निकालना है, T का वैल्यू मिल जाए तो क्या हम Nx Ny बता सकते हैं। T निकालने के लिए आप टॉर्क जीरो करोगे, किसके अबाउट टॉर्क जीरो किया जाए, पिन के अबाउट कर लो। ऐसा ही कुछ आना चाहिए। इसी का मतलब है क्लॉकवाइज, अरे बाप रे, इसी का मतलब है क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। किसका क्लॉकवाइज, किसका एंटी क्लॉकवाइज। Mg का टॉर्क कैसा आएगा, क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा। T cos थीटा का क्या टॉर्क आएगा पिन के अबाउट, T cos थीटा, नहीं ये पास हो जाएगा। T sin थीटा का टॉर्क आएगा और ये कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज टॉर्क किसका लग रहा है, Mg का, वो कितना लग जाएगा, Mg इंटू कितने डिस्टेंस पे लगेगा, L/2, और इसका लग जाएगा कितना, T sin थीटा इंटू डिस्टेंस कितने पे लग रहा है, L। यहाँ से आपको T का वैल्यू मिल जाना चाहिए, Mg/2 इंटू साइन थीटा। और एक बार T का वैल्यू मिल गया तो यहाँ पे रख के हम क्या निकाल लेंगे, देयरफॉर नॉर्मल इन y डायरेक्शन प्लस T इंटू साइन थीटा था हमारे पास, T साइन थीटा Mg/2 लिख सकते हैं क्या यहीं से।
तो एन वाई आया आपके पास mg/2, टेंशन आ जाएगा mg/2 साइन थीटा, ये दो आंसर्स हुए। और nx का वैल्यू कितना हो जाएगा? nx का वैल्यू था t इंटू कॉस थीटा। यहाँ से t को आप क्या लिख सकते हो? mg/2 इंटू साइन थीटा द होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा mg कॉट थीटा बाय 2। ये पूरे के साथ है, ये है आपके आंसर्स, यही आने चाहिए। हाँ, नेट नॉर्मल पूछेंगे तो आप अंडर रूट एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर कर लोगे। क्वेश्चन में अगर अलग अलग डायरेक्शन में नॉर्मल पूछा है तो आप एन एक्स एन वाई रिपोर्ट करेंगे। अगर सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन पूछा है तो आप रूट अंडर एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर बताएंगे। ऑप्शंस देख लेना। बट अगर वो बोला कि फाइंड नॉर्मल प्रोवाइडेड बाय द सपोर्ट, तो उसका आंसर यही हो जाएगा, अंडर रूट में n इज इक्वल टू रूट अंडर में एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर। ये भी करके आएंगे आप। तो इतनी बातें लिख ले। दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। ये प्रिंट हो गया है आपका रोटेशन का, इसको जरा देखें कुछ कुछ ना। एक प्लेट फुचका जुगाड़ ले। फुचका वाले से दोस्ती करो। शादी में भी नहीं निकला एग्जाम तो उसी को कंपटीशन देना, उसी के बगल में खोल के। जा सकते हैं आप। आज की क्लास यहीं तक।